सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ लेबाइल कॉम्प्लेक्स और इनर्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में। ये होने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू वीबीटी या फिर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और अकॉर्डिंग टू सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इन दोनों थ्योरी के हिसाब से हम देखेंगे कि लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले बात करते हैं इनर्ट कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, तो ये जो हमारे कॉम्प्लेक्स रहते हैं ये ऐसे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स रहते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही स्लो होती है, स्लो रेट पे होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनमें जो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर रहता है या फिर एक्टिवेशन एनर्जी का गैप रहता है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन रहता है वो बहुत ही स्लो हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का जो हमारा प्रोसेस रहता है बहुत ही स्लो हो जाता है। इसीलिए ये जो हमारे कॉम्प्लेक्स रहते हैं ये इनर्ट रहते हैं। और ये इनर्ट क्यों रहते हैं? क्योंकि जो इनकी एनर्जी रहती है पहले से बहुत कम रहती है और जो जैसे ही इनका ये जो गैप रहता है इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो हमारा गैप रहता है बहुत ही ज़्यादा रहता है जिसकी वजह से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, वही चीज़ अगर पढ़ा जाए तो वो ऐसे होगा, द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स दैट कैन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वेरी स्लोली। ठीक है, बहुत ही धीरे जाएंगे और दे हैव लार्ज एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। मैंने जैसे बताया कि इन लोग के एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर बहुत ही ज़्यादा रहता है जो कि लिगेंड को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने से रोकता है। ठीक है, इनर्ट कॉम्प्लेक्स जो हमारे रहते हैं वो काइनेटिकली स्टेबल रहते हैं। उससे हमारा क्या मतलब होता है? कोई भी अगर मॉलिक्यूल है अगर वो स्टेबल है तो उसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, अगर ग्राफ देखें हम तो अगर इनर्ट कॉम्प्लेक्स ये है मतलब ये इसकी एनर्जी कम है, अगर इसकी एनर्जी कम है तो ये स्टेबल होगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा है इनर्ट कॉम्प्लेक्स आर काइनेटिकली स्टेबल। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसकी जो एनर्जी रहती है इनर्ट कॉम्प्लेक्स की वो पहले से बहुत कम रहती है। ठीक है, फिर रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी स्लो ड्यू टू लार्ज एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। रेट ऑफ रिएक्शन स्लो रहता है मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में बहुत टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है? क्योंकि जो एक्टिवेशन एनर्जी का गैप है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है और जिसका हाफ लाइफ टाइम है। ठीक है, हाफ लाइफ टाइम फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन इनर्ट कॉम्प्लेक्स इज ग्रेटर देन 1 मिनट। मतलब कि हाफ लाइफ टाइम जो हमारा ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करने में जो आधा टाइम लगता है वो 1 मिनट से ज़्यादा लगता है। इसीलिए ये हमारे जो कॉम्प्लेक्स आते हैं ये इनर्ट कॉम्प्लेक्स है। और अगर इसको पहचानना हो कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास इनर्ट कॉम्प्लेक्स है या फिर आप इनर्ट कॉम्प्लेक्स से रिएक्शन करा रहे हो तो उसका में 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब कि 1 से 2 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा, तभी आपका हाफ लाइफ टाइम 1 मिनट से ज़्यादा है। ठीक है, बात करते हैं अब लेबाइल कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, तो जैसे कि इनर्ट कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ा उसका जस्ट अपोजिट अगर आप कर दोगे तो वो हो जाएगा लेबाइल कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल उसमें जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था वो बहुत ही स्लो होता था, पर इसमें जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो बहुत ही फास्ट होता है। द कॉम्प्लेक्स इन विच सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन और मोर लिगेंड मतलब कि एक लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन दूसरे लिगेंड द्वारा अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस वैसे कॉम्प्लेक्स को कहते हैं लेबाइल कॉम्प्लेक्स। मतलब कि ऐसा कॉम्प्लेक्स जिनमें सब्स्टिट्यूशन बहुत ही जल्दी हो जाता है उस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं लेबाइल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? द एबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स टू गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्टली इज कॉल्ड एबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो ये पार्ट भी आप इनर्ट में लिख सकते थे, द एबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स टू गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वेरी फास्टली इज कॉल्ड एबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। अगर इनर्ट में लिखते तो कैसे लिखते हैं? द एबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स टू गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वेरी स्लोली इज कॉल्ड इनर्टनेस ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक, उसका थर्ड पॉइंट क्या है? उसमें क्या लिखा था? हाफ लाइफ टाइम फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज ग्रेटर देन 1 मिनट। ठीक है, पर इसमें क्या लिखा है? हाफ टाइम फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज लेस देन 1 मिनट। तो इससे क्या पता चलता है कि इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर है वो बहुत ही कम होगा, तभी लिगेंड आराम से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म कर पा रहे हैं। अगर इसका हम ग्राफ देखेंगे तो देखो ऐसे कुछ होगा, मतलब कि इसमें एनर्जी देखो गैप बहुत ही कम है। ठीक है, तो लिगेंड आराम से सब्स्टिट्यूशन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आराम से कन्वर्ट हो जाएंगे, इसीलिए इसका जो हाफ लाइफ टाइम है वो भी फास्ट है। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि लेबाइल कॉम्प्लेक्स आर काइनेटिकली अनस्टेबल देन इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ट्रांजिशन मेटल फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड सेकंड इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मतलब कि हमारे जो ट्रांजिशन मेटल रहते हैं या फिर डी ब्लॉक के जो एलिमेंट रहते हैं वो 2 तरह के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। फर्स्ट है हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और सेकंड है हमारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में हमारा बनता है T2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में बनता है हमारा बनता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन।
ठीक है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में हमारा कैसे बनता है D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन वो देखते हैं, ठीक है। तो इन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इनर n-1 d ऑर्बिटल आर इन्वॉल्व इन D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब क्या, अगर हमारे पास 4s और 4p वाला हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम 4s और 4p यूज़ कर रहे हैं तो मतलब कि हमें 3d वाला यूज़ करना पड़ेगा, मतलब कि अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज़ करना पड़ेगा। तो और ऐसे कॉम्प्लेक्स से अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उस कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे ऐसा कॉम्प्लेक्स जिससे इनर d ऑर्बिटल यूज़ हुआ है, अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन उससे हाइब्रिडाइजेशन लिया गया तो वो हमारा होगा D2sp3 कॉम्प्लेक्स। मतलब कि ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज़ हुआ गया वो होता है हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है D2sp3। इसका जस्ट अपोजिट होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, मतलब कि ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें बाहर वाला ही d ऑर्बिटल यूज़ किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 3d ऑर्बिटल यूज़ किया गया है, यहाँ पे 4d ऑर्बिटल यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें बाहर वाला d ऑर्बिटल यूज़ किया हुआ हो और हाइब्रिडाइजेशन बना हो sp3d2, तो वैसे कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं, ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक, बढ़ते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की तरफ। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के जो हमारे जो मेटल लिगेंड का बॉन्ड रहता है वो शॉर्टर रहता है, मतलब छोटा रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है और उसकी एनर्जी लो रहती है। और जो आउटर ऑर्बिटल का हमारा जो मेटल लिगेंड का बॉन्ड रहता है वो बड़ा रहता है, लंबा रहता है, कमज़ोर रहता है और उसकी एनर्जी हाई रहती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये बोलता है कि हमारा जो ट्रांजिशन मेटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स रहता है, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं वो लेबाइल होंगे अगर उनके बीच का मेटल लिगेंड बॉन्ड हमारा जो रहेगा वीक रहेगा, और इनर्ट होंगे अगर उनके बीच का मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा। यहाँ पे वही लिखा है, द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अंडरगोइंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वुड बी लेबाइल इफ मेटल लिगेंड बॉन्ड आर वीक एंड इनर्ट इफ मेटल लिगेंड बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग। तो इससे एक बहुत ही अच्छा सा कंक्लूजन ये निकलता है कि हमारे जो सारे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हैं वो लेबाइल होते हैं और हमारे जो सारे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हैं वो इनर्ट होते हैं, ठीक है। तो अभी तक तो हमने पढ़ा कि वैलेंस बॉन्ड की थ्योरी के हिसाब से इनर्ट और लेबाइल क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से इनर्ट और लेबाइल क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में यही लिखा है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थ्रू SN1 या फिर SN2 मैकेनिज्म। मतलब कि ऑक्टाहेड्रल जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह के मैकेनिज्म से दिखा सकता है, SN1 हो या SN2। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स SN1 रिएक्शन करेगा तो उसमें हमारा जो इंटरमीडिएट बनेगा वो होगा हमारा स्क्वायर पिरामिडल जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 5, और अगर SN2 रिएक्शन होगा तो उसमें हमारा जो इंटरमीडिएट बनेगा वो होगा हमारा पेंटागोनल बाई पिरामिडल जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 7, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये बात होती है कि जैसे ही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दो तरह के अपने इंटरमीडिएट बनाता है, एक होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 5 जो हमारा होता है स्क्वायर पिरामिडल वाला, और एक होता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 7 जो होता है हमारा पेंटागोनल बाई पिरामिडल वाला। फॉर एग्जांपल ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, अगर ये स्क्वायर पिरामिडल वाले में जाएगा मतलब अपने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में जाएगा, या फिर अपने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से कोऑर्डिनेशन नंबर 7 में जाएगा, तो यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी चेंज होती है, ठीक है। वहीं यहाँ पे लिखा है देयर इज चेंज इन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑन गोइंग फ्रॉम ऑक्टाहेड्रल मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से स्क्वायर पिरामिडल कोऑर्डिनेशन नंबर 5, यहाँ पे लिख लेना, मैं लिखना भूल गया, या फिर मतलब कि ऑक्टाहेड्रल से वो स्क्वायर पिरामिडल बनेगा या फिर ऑक्टाहेड्रल से वो पेंटागोनल बाई पिरामिडल बनेगा। मतलब 6 से 5 भी हो सकता है और 6 से 7 भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे इफ़ देयर इज लॉस इन CFSE मतलब कि अगर ये प्रोसेस करने में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का लॉस होता है तब हमारा जो कॉम्प्लेक्स होगा वो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा इनर्ट, और अगर यहाँ पे कोई लॉस नहीं होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स होगा वो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा लेबाइल, ठीक है। सो गाइस ये था एक छोटा सा वीडियो लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्स के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।